नमस्ते बच्चों। मुझे पता है मैं काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ, मगर मैंने सोचा कि अब नीट का एग्ज़ाम आने वाला है और काफ़ी बच्चे मुझे कह रहे हैं कि भैया प्लीज़ जल्दी से टॉपिक्स कवर करो। तो बायो के लगभग जितने टॉपिक्स हैं मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी कवर करने की और उन्हें एक शॉर्ट रिपीट्स में समझाने के लिए। अब देखा जा रहा है कि बहुत कम टाइम है नीट के लिए, बट ये है कि हम अगर शॉर्ट टाइम में जो स्पेसिफ़िक चीज़ें उनको पढ़ें तो वो जल्दी कवर हो सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें जो कि बायो और केमिस्ट्री में मिक्स हैं वो चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करूँगा बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि केमिस्ट्री वाले बच्चे हों या बायो वाले बच्चे हों, सभी को काम आता है। और नीट में इसमें लगभग 3 से लेकर 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर बच्चे ने थोड़ा ठीक से पढ़ रखा है तो काफ़ी ईजिली, क्योंकि बायो में भी है ये 11th के और 12th की केमिस्ट्री चैप्टर में भी है, तो इसलिए नीट में बायोमोलिक्यूल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा बायोमोलिक्यूल्स रहेगा और हम देखेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बता दूं बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब ही है बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि बायो यानी लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स में मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए और बैक्टीरियाज हो गए। तो जितने भी ये लिविंग थिंग्स हैं इन सभी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या इनको जो भी रिक्वायरमेंट होती है जिन मॉलिक्यूल्स की, उन सभी को कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। इसमें आ गए आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए होते हैं, और उसके बाद आ गया आपका वाइटामिन्स, हार्मोन्स। अब हार्मोन्स हम बायोमोलिक्यूल्स में काउंट तो करते हैं पर स्टडी नहीं करते। क्यों? क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में हम वही स्टडी करते हैं जो हम बाहर से स्पेसिफिक हमें चाहिए, जो हम खुद हमारी बॉडी बनाती है उसे हम नहीं पढ़ते। तो हार्मोन्स ऐसी चीज़ें जो कि हम बाहर से नहीं लेते, हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर करती है। तो हार्मोन्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स और लास्ट में न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये हम धीरे धीरे एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है मैक्रोमोलिक्यूल्स, दूसरा होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स। नाम से आ रहा है मैक्रो, यानी कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स को ही लिपिड्स कहते हैं। फिर उसके बाद वाइटामिन्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं वाटर एंड मिनरल्स। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वाइटामिन्स, तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल, यानी कि जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, वाटर इनसॉल्युबल। दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आते हैं A, D, E, K, और वाटर सॉल्युबल में आते हैं सिर्फ B और C, यानी कि हमें इजीली मिल्क से मिल जाते हैं ये वाइटामिन्स। बाकी ये वाइटामिन्स हमें जैसे नींबू में और बाकी कुछ दूसरे फलों में मिलते हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हैं। पहले प्रोटीन जो है वो मेनली ग्रोथ सोर्स है, क्योंकि प्रोटीन ही जितने मसल्स हैं या ग्रोथ में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा वो है एनर्जी सोर्स। ये है बॉडी बिल्डिंग सोर्स, बॉडी बिल्डिंग सोर्स। लिपिड्स को कई बच्चे सोचते हैं लिपिड्स और फैट्स, इनमें अभी मैं बताऊंगा जब फैट पढ़ाऊंगा मैं। तो लिपिड्स और फैट क्या होते हैं। तो बेसिकली लिपिड भी हमारा जो सेल हमारा बना होता है वो लिपिड और प्रोटीन से ही मिलके बना होता है। तो लिपिड हमारे बॉडी ग्रोथ में भी हेल्प करता है, बट जब फास्टिंग या जब 3 से 4 दिन या कुछ दिन तक हम लगातार जब हमें भोजन नहीं मिलता तो फैट ही हमें क्या करता है, एनर्जी का सोर्स हमारे लिए होता है, जो कि फ़ैट होता है। और एनर्जी का सोर्स फैट हमारे तभी होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो फैट एनर्जी सोर्स भी है और बॉडी बिल्डिंग ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो फैट हमारा दोनों है। उसके बाद आता है वाटर और मिनरल्स, जो कि बॉडी के लिए हमेशा इसेंशियल होते हैं। जो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, देखिए जब बॉडी में अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट या इनकी कमी होगी, इन तीनों की, तो हमें उतनी बीमारी नहीं होगी जितनी हमें वाइटामिन्स और इन माइक्रोन्यूट्रिएंट से होगा। तो इन्हें हमें ज़्यादा एसेंशियल रूप में लेना पड़ता है। वाटर की कमी से डिहाइड्रेशन होता है, मिनरल्स की कमी से जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, मिनरल्स जैसे हो गया आप कैल्शियम हो गया, फिर उसके बाद सोडियम हो, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फिर आयरन। ये सब मिनरल्स ऐसे हैं या आयन्स ऐसे हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए, जैसे क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। इनकी कमी से हमें कई सारी बीमारियाँ हो सकती है।
तो एक एक करके हम सभी देखेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सभी माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? तो आपने सुना होगा हमारे मसल्स प्रोटीन के बने होते हैं, हमारे हेयर्स प्रोटीन के बने होते हैं, नेल्स प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन्स बेसिकली बने होते हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड से। तो ये क्या होते हैं? इट इज़ द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। यानी कि प्रोटीन्स क्या होते हैं? बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अब बात आती है अमाइनो एसिड्स क्या हैं, तो हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनका नाम ही है अमाइनो एसिड्स। यानी कि इसमें एक अमाइनो ग्रुप होगा और एक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। पहले वो थोड़ा सा देख लें कि अमाइनो एसिड बेसिकली 900 तरह के, 900 से भी ज़्यादा तरह के अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। बट आप जब थोड़ा सा डीएनए आरएनए के बाद पढ़ेंगे तो सुनेंगे कि डीएनए से ही आरएनए बनता है, जिसे कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, जिसे कहते हैं ट्रांसलेशन। यानी कि बेसिकली आरएनए से प्रोटीन बनता है और आरएनए बनता है डीएनए से। ये सब बायो का रूप, मतलब बायो में पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री वाले जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे उन्हें थोड़ा समझ नहीं आएगा। जब डीएनए आरएनए पढ़ेंगे तो आपको मैं दोबारा से समझाऊंगा। तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। तो बेसिकली प्रोटीन हमारी बॉडी खुद बनाती है, मगर पहले हम जो बाहर से प्रोटीन लेते हैं वो प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है और हमारे डाइजेशन में यानी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो प्रोटीन धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। ये सभी प्रोटीन्स छोटे छोटे मोनोमर्स में एक एक सिंगल यूनिट में टूट जाते हैं, जिन्हें कहते हैं अमाइनो एसिड्स। और ये अमाइनो एसिड्स जो हमारे नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं वो उसमें लगभग सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। जो कि डीएनए से प्रोटीन बनता है उसमें सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ही हेल्प करते हैं। बाकी जो अदर अमाइनो एसिड्स हैं वो कहीं कहीं कुछ जगह पे अटैच्ड होते हैं सिंगल रूप में। बाकी जो मेजरली जो प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन बनने में हेल्प करते हैं वो सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स है। तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को आप शॉर्टकट में ए भी लिख सकते हो। अमाइनो एसिड्स विच पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कहा मैंने कि सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ही होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अमाइनो ग्रुप एक होगा, उसके बाद एक कार्बन, एक हाइड्रोजन होता है और एक लगा होता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप होता है। आर यानी कि कोई भी, जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी आर ग्रुप लग सकता है, तो अल्काइल ग्रुप लगता है। तो बेसिकली एक अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अब बुक में ज़्यादातर दिया गया है बच्चों को कि ऐसे रूप में, बट देखा जाए अमाइनो ग्रुप जो होता है, अमोनियम आयन एक बेसिक मॉलिक्यूल है जो कि इस रूप में ना होकर ये इस रूप में एग्जिस्ट करता है, NH3+ आयन में। और फिर ये तो बेसिकली अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, पर हम देखेंगे बुक के हिसाब से जो कि ये होता है, ये रीज़न बताऊंगा मैं। तो अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप हो गया और एक हो गया एसिड ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसलिए इसे कहते हैं अमाइनो एसिड्स। अब जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें एक अमाइनो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जरूर होगा, मगर जो उसमें डिफ्रेंशिएशन आएगा, जो 20 तरह के होंगे उसमें बेसिकली जो डिफरेंस आएगा वो आर की वजह से आएगा। तो जो 20 टाइप का अमाइनो एसिड्स होते हैं आर की वजह से उनमें थोड़ा डिफरेंसेस आता है। तो एक एक करके हम सभी अमाइनो एसिड्स देखेंगे। अब जो मेन बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, जितने भी अमाइनो एसिड्स हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं वो होते हैं एल अमाइनो एसिड्स।
एल मतलब होता है लिवो रोटेटरी। वहीं एक कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि होते हैं डी अमाइनो एसिड्स, जिनमें इस तरफ होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इस तरफ होगा अमाइनो ग्रुप। ये हम पढ़ेंगे, एक दो एग्जांपल है इसके। वैसे बेसिकली एल अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी कि इसको ऐसे याद रखना है, बहुत इजी वे है, ध्यान रखिए। अमाइनो ग्रुप लेफ़्ट साइड में है कि राइट साइड में, तो अमाइनो ग्रुप हमारा लेफ़्ट साइड में है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एल अमाइनो एसिड्स। ऐसे ध्यान रखना है, बहुत ईजी। ऐसे ही जो ग्लूकोज होता है वो डी ग्लूकोज होता है, क्योंकि उसमें जितने भी OH होते हैं वो डी साइड में होते हैं, हम पढ़ेंगे ग्लूकोज के टाइम पे। तो अमाइनो एसिड्स हमारे बेसिकली एल होते हैं, और 20 अमाइनो एसिड्स में से सभी अमाइनो एसिड्स हमारे होते हैं कायरल, सिर्फ एक को छोड़ के, यानी अप्रॉक्स 90 अमाइनो एसिड्स आर कायरल अमाइनो एसिड। कायरल कार्बन होते हैं, कायरल होते हैं। अब कायरल क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसके पास चारों अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हो, उसे कहते हैं हम कायरल कार्बन। तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। और जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, सिर्फ एक ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सभी अमाइनो एसिड्स कायरल होते हैं, क्योंकि ग्लाइसिन में यहाँ पे सिर्फ H होता है। ये अभी मैं सभी के डायग्राम दिखाऊंगा, तो आप देखना ध्यान से। सभी 20 अमाइनो एसिड्स के आपको याद तो नहीं करने, पर उसके डायग्राम एक बार ओवरव्यू देख लेना। तो ये है एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। अब हम इसके आगे फर्दर 20 टाइप के अमाइनो एसिड देखेंगे। हाँ, तो अब हम देखते हैं 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो बेसिकली मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हाइड्रोफोबिक, दूसरे होते हैं एरोमेटिक, तीसरे होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक नाम से समझा, हाइड्रोफोबिक यानी ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड। हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स वो होते हैं बेसिकली जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, यानी जो चार्ज होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, वो जो कि या तो कैटायन बन जाए या तो एनायन बन जाए। अब उसमें भी 2 होंगे, पोलर अनचार्ज, जो कि स्पेसिफिक टाइम पे ही, जब कुछ हम कोई भी कैटलिस्ट देंगे अलग से कोई भी, तो ही बनेंगे। या फिर होंगे पोलर चार्ज, जो या तो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, जो कि थोड़ा सा pH चेंज करते ही वो या तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो अब बहुत इजी वे है। देखिए, वैसे 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स बच्चों को अगर चाहे तो पूरा नहीं याद करना, बट हम देख सकते हैं कि किस तरह से थोड़ा थोड़ा 2-3 याद रखने। बाकी तुम्हें ये सीक्वेंस अगर याद रहा तो कम से कम पेपर में ये बता सकते हो कि एसिडिक या बेसिक कोई से भी अमाइनो एसिड्स। तो हाइड्रोफोबिक में आते हैं 7 अमाइनो एसिड्स। गैवलिन, अब ध्यान सुनना, बेसिकली अमाइनो एसिड्स को हम 3 लेटर में, जैसे ग्लाइसिन है, इसको सबसे पहले साइंटिस्टों ने 3 लेटर में कोड किया, जिसको लिखा ग्लाई। फिर देखा कि नहीं, थोड़े से कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रॉब्लम करे, तो उन्होंने उसको भी एक सिंगल लेटर कोड में दिया, तो इसको दिया G। तो अमाइनो एसिड्स को बेसिकली सिंगल लेटर कोड में किया गया। तो 7 तरह के अमाइनो एसिड्स, पहला G से, फिर A से, फिर V, L, I, M, P। उसके बाद एरोमेटिक में आते हैं 3, W, Y, F। इसको याद रखना, गैवलिन, वाइफ। पोलर अनचार्ज में आते हैं STN, CQ। इसमें आते हैं DE, HRK। तो मैंने इस सीक्वेंस पर रखा है कि तुम्हें याद करना बहुत इजी रहेगा। तो देखो, गैवलिन वाइफ, स्टेशन कंट्रोल क्वायरी, DE, HRK, जैसे SRK कहते हैं वैसे HRK। तो HRK, तो अब इसमें कुछ देखना। सबसे पहला ग्लाइसिन, दूसरा है एलेनिन, ग्लाइसिन को ग्लाई भी कहते हैं, इसको एला कहते हैं। फिर वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मैथियोनिन, प्रोलिन। W से है ट्रिप्टोफेन, Y से टायरोसिन, फिर ये फिनाइल एनालिन। जो मैं टिक कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखना है। हाइड्रोफोबिक ये 2 याद रख लेना, एक फिनाइल एलानिन
एक ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन जो बायो के बच्चों ने थोड़ा ध्यान हो, ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जो कि प्लांट की लंबाई को बढ़ाता है, और जो ऑक्सिन होता है वो बेसिकली ट्रिप्टोफेन से ही बनता है। तो ट्रिप्टोफेन फिर पोलर अनचार्ज में आते हैं, ये होते हैं सीरीन, थ्रियोनिन, एस्पराजीन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन। एस्पार्टिक एसिड जो कि तुम्हें याद रखना है, ये वाला ज़रूर याद रखना है, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ एस्पार्टिक एसिड। और ये होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक में हिस्टिडीन याद रखना है, मेन है यहाँ पे तुम्हारा ये है लाइसिन जो कि याद रखना है, और ये है आर्जिनिन। तो मैंने क्या कहा, 2 बेसिक और 2 एसिडिक याद रखने हैं। हिस्टीन एक्चुअली इसका हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग केस होता है। तो ये 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। सीरीन है जिसमें OH होता है, SH होता है बेसिकली। तो एक एक करके देखेंगे सीरीन और ये सब। तो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स के मैंने नाम बता दिए हैं। अब देखा जाए बेसिकली अमाइनो एसिड्स किस रूप में रहते हैं। अब कई बच्चे कहते हैं अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, कई कहते हैं बेसिक होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अभी मैंने दिखा दिया। अमाइनो एसिड उसके साइड चेन जो होता है उसके वजह से वो एसिडिक बेसिक होते हैं। मेनली अमाइनो एसिड नाम ही है, एक एसिडिक ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है, तो डेफिनेटली ये क्या होंगे, न्यूट्रल। जो उसकी साइड चेन है जो R है उसके वजह से, यानी ये NH2CH COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये इसके वजह से वो एसिडिक या बेसिक कहलाते हैं। क्योंकि वैसे तो वो क्या हुए, बेसिक ग्रुप और एसिडिक ग्रुप क्या हो गया, न्यूट्रल। अब कभी भी अमाइनो एसिड ऐसे रूप में नहीं एग्जिस्ट करता, वो रहता है इस रूप में। क्योंकि जो अमोनियम ग्रुप है वो एक बेसिक है, वो हमेशा H+ लेगा। तो अगर हम देखा जाए नॉर्मल अमाइनो एसिड इस रूप में होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, वो पहले अपना H+ आयन लूज़ करेगा, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे pH और बढ़ाएंगे उसके बाद अमोनियम आयन अपना H+ लूज़ करेगा। तो पहले इसलिए कभी भी ये नेचर एग्जिस्ट करता है। यानी अगर pH कम है, pH लेस देन यानी एसिडिक मीडियम है, अगर हमने एसिडिक मीडियम में रखा है तो अमाइनो एसिड इस रूप में एग्जिस्ट करेगा। और अगर हमने इसे ट्रांसफ़र किया बेसिक रूप में तो कभी भी पहले अमोनियम आयन अपना H+ नहीं देता, हमेशा देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रहता है इस रूप में। तो इस समय इसका चार्ज एक प्लस एक माइनस यानी न्यूट्रल हो गया। तो जब भी न्यूट्रल में हम रखते हैं तो अमाइनो एसिड हमेशा न्यूट्रल में ही रहता है। इसीलिए अमाइनो एसिड को हम ना ही एसिडिक ना ही बेसिक में काउंट करते हैं। अब यहाँ पे मेन जो देखने की बात है, ऐसा मॉलिक्यूल कोई भी, सिर्फ अमाइनो एसिड नहीं, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों हो, तो उसी को कहते हैं ज्विटर आयन। ऐसा आयन जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो उसे कहते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर मतलब होता है 2, और आयन यानी दोनों आयनों से कहते हैं ज्विटर आयन। फिर जैसे ही हम इसे बेसिक मीडियम में डालेंगे तो अब क्या होगा, अब ये अमोनिया भी अपना H+ छोड़ देगा और ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो आप जैसा आप देख रहे हैं, ये देखो ये बन गया नेगेटिवली चार्ज। तो ये जब हम जैसे ही बेसिक मीडियम में रखेंगे तो ऐसा रूप, एसिडिक में ऐसा, न्यूट्रल में ऐसा। तो अमाइनो एसिड 3 रूप में एग्जिस्ट करता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एक एक करके। अब अमाइनो एसिड बनाते क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब भी अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे तो 2 अमाइनो एसिड मिलेंगे। तो जब 2 अमाइनो एसिड मिलते हैं, अब एक अमाइनो एसिड है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरा यहाँ पे अमाइनो एसिड है H2N। तो ध्यान देना, कभी भी अमाइनो एसिड्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली वाटर रिलीज़ होगा। अब यहाँ से क्या होगा, एक H मैंने यहाँ बना दिया सपोज़, तो ये वाटर रिलीज़ होगा यहाँ से। और जब वाटर रिलीज़ होगा, अब स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ये सपोज़ ये क्या है, ग्लाइसिन, GLY। यहाँ पे अगर मैंने लगा दिया CH3 सिंपली, तो क्या हो गया, एलानिन, एला। तो ये बन गया एक
दो अमाइनो एसिड मिलके बनाते हैं एक डाईपेप्टाइड, वो इसे डाईपेप्टाइड कहते हैं। क्यों? ये COO और यहाँ पे बचा क्या हमारा NH, ये H, ये ग्लाइसिन या एलानिन, ग्लाइएला, तो इसी को कहते हैं हम एक डाईपेप्टाइड जो होता है ग्लाइएला, ग्लाइएला। तो ग्लाइएला क्या है? एक डाइमर है दो अमाइनो एसिड से मिलके, या इसे बोलते हैं डाईपेप्टाइड, क्योंकि दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये ध्यान देना, आगे जाके मैं प्रोटीन में बताऊंगा कितने तरह के बॉन्ड्स एक प्रोटीन में हो सकते हैं। सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, अदर बॉन्ड्स भी होते हैं। और बेसिकली देख रहे हैं हम जितने भी बॉन्ड्स हैं यहाँ पे सभी कोवलेंट बॉन्ड हैं, कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं है, बाद में आयनिक बॉन्ड बनेंगे। तो ये क्या है? एक डाईपेप्टाइड है। तो ऐसी डाईपेप्टाइड, ऐसे ही एक अमाइनो एसिड ये रहा, फिर दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा, ऐसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके बनाते हैं एक पॉलीपेप्टाइड। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके बनाते हैं एक पॉलीपेप्टाइड, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमाइनो एसिड के बीच में एक हमेशा क्या होता है? एक पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ ये सब पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और ये बनाएगा क्या? एक पॉलीपेप्टाइड। सबसे मेन बात ध्यान रखने की क्या है, कुछ बच्चे कभी ध्यान नहीं दे पाते, ये मेन बात जो कि शायद बुक में भी अच्छे से नहीं दिया हुआ है। पहले अमाइनो एसिड का हमेशा NH यानी अमोनिया ग्रुप खाली है, और ऐसे ये फिर अगले अमोनिया से जुड़ेगा तो इस जो थर्ड अमाइनो एसिड होगा उसका फिर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप खाली होगा। तो जो पहला अमाइनो एसिड है उसका हमेशा अमोनिया ग्रुप और लास्ट वाले का कार्बोक्सिलिक, यानी पहले वाले का N ग्रुप अमोनिया और दूसरे वाले का C कार्बोक्सिलिक। तो इसे कहते हैं हम N टर्मिनल और इसे कहते हैं हम C टर्मिनल। तो ये इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना कि कोई भी अमाइनो ग्रुप, कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड है, कोई भी पॉलीपेप्टाइड है, उसमें सबसे पहला जो होगा उसका N टर्मिनल फ्री होगा और दूसरे वाले का C टर्मिनल, लास्ट वाले का। तो ये था हमारा अमाइनो एसिड का। अब हम देखते हैं एक एक करके प्रोटीन, क्लासिफिकेशन प्रोटीन्स, कितने टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, और जो भी प्रोटीन्स में अलग अलग बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसमें सबसे पहले आएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपली एक लीनियर फॉर्म, कोई भी एक पॉलीपेप्टाइड है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन, एक लीनियर फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। और कोई भी प्रोटीन एक्टिव रूप में कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं एग्जिस्ट करता, तो इसीलिए ये एक डीनेचर्ड फॉर्म है। जब प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाते हैं तो वो या तो टूट जाएंगे या तो लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो कभी भी प्रोटीन इस रूप में एक्टिव रूप में नहीं होता, तो इसे ये कह सकते हैं इट इज़ अ लीनियर फॉर्म और सिंपलर फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन, सिंपलर फॉर्म ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड या कह लो या फिर प्रोटीन। वैसे पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में फ़र्क होता है। आप कई बच्चे सोचते हैं पॉलीपेप्टाइड को ही प्रोटीन कहते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी एक प्रोटीन की अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन होगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोटीन ही हो, क्योंकि कभी कभी एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड भी मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, या फिर कभी एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड भी प्रोटीन बना सकता है। तो प्रोटीन में बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं, पर एक पॉलीपेप्टाइड में बहुत सारे प्रोटीन नहीं होते। तो ये ध्यान रखना, अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। और ये क्या है? इट इज़ द डीनेचर्ड फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन। दूसरा आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ने वाला है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो कि देखना है हमें, जब भी कभी ये प्रोटीन बेसिकली एक हेलिक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाए, एक हेलिक्स के रूप में, ये एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन है,
तो ये एक हेलिक्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। और यही क्या होता है, एक प्रोटीन। अब होता कैसे, ये हेलिक्स के रूप में एग्जिस्ट कैसे कर पाता है, ये सबसे बड़ी बात सोचने की है। तो ये प्रोटीन बेसिकली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो उन, अब एक बार जहाँ यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं, अब ये कोई अमाइनो एसिड है, यहाँ पे इसका COO, यहाँ पे N, यहाँ पे H इसका, फिर उसके बाद नॉर्मल उसमें क्या होगा, दूसरे इधर से कार्बन चेन, फिर ऐसे, तो एक ऐसे अमाइनो एसिड होगा। तो यहाँ पे जो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा इसका, तो ये यहाँ पे इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसी वजह से जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज्ड होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन इंट्रामोलिकुलर, यानी एक ही मॉलिक्यूल के जब अंदर ही आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो उसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे ये कोई भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबलाइज क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो ये हेलिक्स बनता है ये बेसिकली राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स, यानी कि राइट रूप से जब घुमाएंगे तो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। तो इसीलिए जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे सोचने की मेन बात ये बात है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर सिर्फ इसी को नहीं कहते, एक और होता है, ये बेसिकली ये जो होता है ये हेलिक्स है, तो इसीलिए हम कहते हैं अल्फ़ा हेलिक्स। दूसरा एक और होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड में, उसे कहते हैं बीटा शीट। ये पहला हो गया इसका अल्फ़ा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा शीट, बीटा शीट्स। इसमें क्या होता है, सिंपल एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड की चेन है, जब अगेन एक और पॉलीपेप्टाइड उसके सामने हो तो एक शीट के रूप में ये कवर हो जाएगा। तो ऐसे ही, और यहाँ पे ये इस रूप में एग्जिस्ट क्यों कर पाता है, क्योंकि सेम वही केस, यहाँ का कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पे एक बन जाता है अगेन क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये स्टेबलाइज रहते हैं। तो जो बीटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो अल्फ़ा हेलिक्स होता है उसके अंदर भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्टेबलाइज्ड किसकी वजह से होता है ये, अब देखिए ध्यान से, सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, ये भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, बट ये एक एक्टिव फॉर्म हो सकता है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर शेप में है। तो कोई भी प्रोटीन कभी इस रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, एक्टिव नहीं रहता, एग्जिस्ट करता है एक्टिव नहीं रहता। तो या तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होंगे, उसमें भी अल्फ़ा हेलिक्स के रूप में या बीटा शीट के रूप में। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट्स। अब उसके बाद आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। अच्छा, अल्फ़ा हेलिक्स में सबसे पहले हम दिखा क्या, हमने पेप्टाइड बॉन्ड है प्लस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अभी हम आगे देखेंगे दो अलग अलग पेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड में, जब दो अलग पॉलीपेप्टाइड में जब बीच में उनके हाइड्रोजन बॉन्ड आता है तो उसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर, दो अलग मॉलिक्यूल बड़े बड़े। तो ये होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो अब देखते हैं हम एक थर्ड, टर्शियरी स्ट्रक्चर, और फिर हम देखेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो बेसिकली किसी भी प्रोटीन के चार स्ट्रक्चर होते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर, अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखो ध्यान से, जब एक अल्फ़ा हेलिक्स है कोई भी, वो सिंगल लिया ऐसे, तो सिंपली आपस में ऐसे फोल्ड होते हैं। अब देखिए ध्यान से, अभी तक हमने सिर्फ अमाइनो एसिड की बात की थी, उसमें एसिडिक बेसिक की बात नहीं की थी, पर जो यहाँ पे जो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है वो बेसिकली जो एसिडिक बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे डी हो गया हमारा एसिडिक है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, अलग से एक्स्ट्रा होगा एक, जैसे एस्पार्टिक एसिड, हम देख लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड जो एस्पार्टिक एसिड है हमारा, उसमें ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, प्लस में एक CH2 के बाद एक अलग से COOH, यानी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसीलिए हम कहते हैं इसे एसिडिक। सेम वही के लाइसिन, उसमें क्या होता है, एक NH2,
उसमें ऐसे 5 कार्बन के बाद एक होता है NH2। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन एक एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप है, इसलिए इसे बेसिक अमाइनो एसिड, और ये हमारा एसिडिक एस्पार्टिक एसिड, ये हमारा हो गया लाइसिन। तो जब यहाँ पे एसिडिक, यहाँ पे बेसिक, जैसे हमारा लाइसिन हो गया, तो इनके बीच में बन जाएगा आयोनिक बॉन्ड। सेम वही केस हमारा होता है, जैसे हमारा एक है सिस्टीन में एक्चुअली यहाँ पे CH2 के बाद आ जाता है SH। तो जब 2 सिस्टीन आपस में साथ में आ जाएंगे तो उनके बीच में आ जाएगा SS ग्रुप, जिसे कहते हैं सल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे इनके बीच में सल्फाइड बॉन्ड भी हो सकता है, आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है। आप देखिए ध्यान से, आयनिक बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, बट उनके अंदर भी बहुत सारे बॉन्ड होने की वजह से वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड contain various bonds like hydrogen bond, ionic bond, फिर इसके बाद सल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये रहा सल्फाइड बॉन्ड, तो एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड हो सकते हैं। तो हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो देखा हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर में, क्यों हम स्पेशली देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अदर बॉन्ड्स भी होते हैं, पर है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड ही है, एक ही लॉन्ग अमाइनो एसिड चेन है। मैं तब से एक सिंगल अमाइनो एसिड की चेन यानी एक पॉलीपेप्टाइड बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड काम है। जैसे समझ लीजिए एक ही धागा है, उसमें अलग अलग बॉन्ड्स बन गए। जब हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अब ये देखा समझ आया। अब वही अगर हम देखें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सबसे मेन जो कि मैक्सिमम प्रोटीन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे एग्जिस्ट करते हैं, वो होगा हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ध्यान देखना, वैसे कोई टर्शियरी स्ट्रक्चर है, एक और टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया उसके साथ, फिर यहाँ पे एक और टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ पे एक और टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया। अब सपोज़ ये दोनों आपस में जुड़े हैं आयनिक बॉन्ड से, ये दोनों जुड़े हैं आपस में आयनिक बॉन्ड से, तो 2, और ये आपस में जुड़ गए किससे, सल्फाइड बॉन्ड से। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 पॉलीपेप्टाइड बने हैं। जैसे ये वैसे मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये सिंपली एक एग्जांपल है हीमोग्लोबिन का। जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी के ऊपर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके सरफेस पे बेसिकली हीमोग्लोबिन्स के पिगमेंट्स होते हैं, जो कि ऑक्सीजन और CO2 इन दोनों यानी गैस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उनके सरफेस पे हीमोग्लोबिन होता है, जो कि बना होता है 2 अल्फ़ा सब यूनिट और 2 बीटा सब यूनिट। यहाँ पे बीटा शीट नहीं है, उनका नाम दिया हमने बीटा, यानी 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और दोनों जुड़े किससे, ये सल्फाइड बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड से। तो बेसिकली ये 4 पॉलीपेप्टाइड से बने हैं। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किससे बना होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना होता है, इट इज़ फॉर्म बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड्स। यानी जब 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड्स आपस में बॉन्ड करते हैं तो वो बनाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये हमने पढ़ा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। हीमोग्लोबिन हो गया, फिर उसके बाद हमारा एक सिंगल है मायोग्लोबिन, उसमें सिंगल होता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे प्रोटीन हैं, हम देखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रोटीन। तो प्रोटीन के 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी एक्टिव रूप में नहीं होता। कभी देखा होगा आपने, कभी भी हम कोई भी प्रोटीन वाले कपड़े जैसे बालों को प्रेस भी करते हैं तो बहुत हल्के रूप में, क्योंकि ना बाल हमारे हेलिक्स के रूप में होते हैं, हेलिकल रूप में। बट ज़्यादा प्रेस करते तो जल जाते हैं। तो अब देखो वो टर्न क्यों होते हैं, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बन जाते हैं, इसलिए वो हमारे हेयर जो टर्न हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो हम प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो अब देखते हैं हम कि प्रोटीन्स के कुछ टाइप्स होते हैं जो कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
फाइब्रस प्रोटीन बस हल्का फुल्का यार, फाइब्रस यानी फाइबर धागे के रूप में होता है। एग्जांपल हमारे हेयर के केराटिन प्रोटीन, केराटिन होगा, बाकी और भी होते हैं हमारे फिर, ठीक है। उसके बाद ग्लोबुलर में हमारे देख लेना एक बार, हीमोग्लोबिन नाम से ही हीमोग्लोबिन, HB हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में कई बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं। देखो हीमोग्लोबिन एक्चुअली हमारा क्या होता है, जो कि नॉर्मल RBC पे रहता है, जो हर जगह ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में, जबकि मायोग्लोबिन सिर्फ मसल में होता है, जिसकी ऑक्सीजन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। तो मायोग्लोबिन बेसिकली मसल्स में होता है, ऐसे ध्यान रखना, M से मायोग्लोबिन, M से मसल्स। उसके बाद कैटेलिटिक नाम से कैटेलिटी यानी कैटेलाइज, यानी ये ब्रेकडाउन या फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो कैटेलिटिक भाई एंजाइम्स ही प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स भी सभी, यानी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जबकि ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। एंजाइम हमारे हेयर होते हो, एंजाइम तो नहीं है, बट एंजाइम क्या होता है, हमारे पेट में जो डाइजेशन का रूप करते हैं। तो ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो कैटेलिटिक प्रोटीन एग्जाम्पल हो गया हमारा ट्रिप्सिन, हमारे जो खाने को पचाता है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है, लाइपेज, ये सब। उसके बाद स्ट्रक्चर में जो हम करता है, स्ट्रक्चरल बॉडी, जैसे कि एग्जांपल हमारे मसल का प्रोटीन, जैसे कि एग्जांपल मायोसिन, मसल्स में होते हैं मायोसिन, फाइब्रिन, तो ये सब, तो एक एक दो दो ध्यान रखने। तो ये प्रोटीन्स के टाइप होते हैं। हाँ तो बच्चों ये बायोमोलिक्यूल का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने प्रोटीन डिस्कस किया और बायोमोलिक्यूल के बारे में जाना। सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट और फैट, पहले फैट देखेंगे फिर कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद थर्ड वीडियो में हमारा लगभग बायोमोलिक्यूल ख़त्म हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा 11th का पोर्शन एक्स्ट्रा है जो कि एंजाइम है, और 12th में वाइटामिन है, वो भी मेरे को डिस्कस करना है। तो बाकी कोई अगर टॉपिक में किसी में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, और इसको वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अच्छा लगे तो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। और चाहूँगा मैं कि नीट से पहले पहले लगभग कई बायो के टॉपिक्स कवर कर दो। तो जो आपको टफ टॉपिक लगता है बायो का कोई भी, अच्छा हाँ, बायो का चाहे वो 11th का टॉपिक हो, 12th का हो, या फिर वो नीट के लिए हो, तुम्हें लगता है टॉपिक, इवन जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं BSc के, वो भी कोई भी टॉपिक हो बायो का, वो मुझे बता सकते हैं बेझिझक। तो उस टॉपिक में मैं वो वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो अभी लॉकडाउन है, अभी मैं फ्री भी हूँ, और बाकी अगर सही लगे तो उसको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।